शहर के अंदेशे में दुबले होते एक खामखा। साहित्य में आम पाठकों का टोटा। पड़ताल के केंद्र में बदलता सामाजिक ताना बाना, सांस्कृतिक सामाजिक संरचना, दिन प्रतिदिन की जीवन शैली पर सोशल मीडिया का संक्रमण कारक प्रभाव। हर आयु वर्ग के व्यक्ति के जीवन में प्रतिस्पर्धा जनित आपाधापी भरी दौड़, साहित्यिक पुस्तकों की बढ़ती कीमतें, अति बौद्धिक लेखन, आजीविका की सुरक्षा और सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों से पुरस्कार उगाहने की दृष्टि से मिजाज पुरस्सीग्रस्त लेखन आदि। बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेखन में एक महत्वपूर्ण कानपुर में साहित्यिक आयोजन था, कथाकार संगमन। कार्यस्थल था मर्चेंट चैम्बर का कॉन्फ्रेंस हॉल। इसका मैं साक्षी रहा। स्थानीय रचनाकारों के अतिरिक्त देश की हिंदी पट्टी के लगभग 1 करोड़ रचनाकार इकट्ठे हुए थे। 2-3 दिन का आयोजन था। कई सत्रों में विभिन्न साहित्यिक विषयों पर विचार विमर्श केंद्रित था। मैं कुछ मेहमान लेखकों को नाम से पहचानता था, कुछ को पत्र पत्रिकाओं में उनके चित्र से पहचानता था। उस समय साहित्यिक मंडली का प्रवेशार्थी ही था मैं। जाहिर है बाहरी कोई लेखक मुझे पहचानता नहीं था। अधिकांश अपेक्षाकृत नए थे। कुछ पुराने लेखक लेखिकाएं सजावट के रूप में सिंहासनार्थी हवा सब में भरी थी। एक विमर्श सत्र की समाप्ति पर 3-4 धुरंधर एक किसी सुविधाजनक कोने में खड़े होकर अत्यल्पकालिक अनौपचारिक चर्चा विमर्श चला लेते। टाइम पास। बीच बीच में रिमार्क करते थे, कुछ फुसफुसाते थे, जैसे कि देखिए भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि साहित्य के पाठक निरंतर कम होते जा रहे हैं। दूसरा, अरे यार पढ़ता कौन है हमें, हम लिख किसके ले रहे हैं। तीसरा, राम जीवन क्या जाने कि हम उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, कितने चिंतित हैं। कोई और थोड़ी दूर खड़ा हुआ बोल पड़ता, अरे नहीं भाई, मेरी फलाकृत तो हाथों हाथ बिक गई। प्रकाशक बेचारा परेशान है, उसको दूसरा संस्करण भी। वहीं खड़ा खड़ा या खड़ी एक और हस्ती पीछे की ओर मुंह घुमाकर नाक सिकोड़ रही होती, अरे आचार्य प्रवर, साहित्य आम पाठकों के लिए होता ही नहीं। मुझे लगा कि सब अपने गले में अपना अपना ढोल बांधे पीट रहे हैं। मैं अला, मैं फला, मेरा ये, मेरा वो। इन सब के बीच में आज ही की तरह नितांत नवसिख हुआ एक हिडन कैमरा जैसा मैं। हाँ, यह सकारात्मक प्रतिफलन जरूर हुआ कि रचनाकारों के मन में बसी इसी पीड़ा को आधार बनाया। निमित्त साहित्यिक संवाद की पत्रिका, जिसका मैं ही संपादक था, प्रवेशांक इसी विषय पर केंद्रित किया, कहानी रचनाकार से पाठक तक। एक छोटा सर्वेक्षण भी किया था। तब भी आम पाठकों द्वारा साहित्य पढ़े जाने और न पढ़ने के जुड़े निष्कर्ष बहुत उत्साहजनक नहीं थे। तब भी साहित्य के पाठकों की संख्या में घटबढ़ में कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव कभी रहा हो, आंदोलनों से जुड़े साहित्य को छोड़कर कुछ विशेष ध्यान नहीं आ रहा। चंद्रकांता संतति, देवकीनंदन खत्री का समय और था, जब लोगों ने इसके लिए हिंदी सीखी थी।
तब फुर्सत के पल भी आत्मी सुख और खुशी भरे थे। अच्छा लगता था पास पास बैठना, अथाई करना। यही था तब का सोशल मीडिया। लोग आपस में हंसकर रोकर जी लेते थे, इन्हीं में सुस्ता भी लेते थे। आज की आपाधापी की जिंदगी के ठीक उलट। तो सच्चाई ये है कि आज भी साहित्य के आम पाठकों के टोटा का रोना यथावत बना है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की छोड़िए, अप्रतिम आस्था वह ग्रंथ है। वह स्वयं में घर घर में पूजित हो गया। राजनीतिक दुराग्रहियों की बातों को यहाँ अपवाद माने। आभारी रहेगा गीता प्रेस का ये समाज पूरा, जिसके सर्वे सर्वाद्वय परम श्रद्धेय गोयनका जी और पोद्दार जी का घर घर में रामायण का छोटा बड़ा संस्करण इन्हीं की बदौलत पहुंच सका। एक तस्वीर यह भी है कि कोई क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कब पढ़े। अब विचार करना ये है कि यदि सचमुच साहित्य के पाठक नहीं हैं तो नित्य नए प्रकाशक क्यों कर खरपतवार की तरह उगते आ रहे हैं। क्यों जमे हुए प्रकाशक पहले से ज़्यादा मजबूती से छपाई के व्यवसाय में जमते छाते जा रहे हैं, मनवांछित ढंग से फल फूल रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर जिन्होंने अन्यान्य कारणों से शटर गिरा दिए। सुना जाता है कि पहले कभी लेखकों को अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती थी, किंतु आज तो जितना मैं जान पाया हूँ, जब कोई लेखक किसी प्रकाशक के पास जाता है स्क्रिप्ट लेकर, तो अपनी घुमंती कुर्सी में ठुसा धसा सर्वज्ञ छूटते ही हिकारत से कहता है, देखिए श्याम सुंदर जी, हकीकत में आजकल गंभीर साहित्य कोई पढ़ता तो है नहीं। कविता सविता की किताबें तो बिकती ही नहीं है। घाटे का काम हो गया है, रोटी चलाना मुश्किल है। ध्यान रहे, यह उस प्रकाशक का सुभाषित है जिसका हर बेटा बेटी अपनी अपनी 4 व्हीलर से अलग अलग चलता है, इसी घाटे के व्यवसाय के चलते। अब श्याम सुंदर रिरियाते हैं, अरे आपका बड़ा नाम है, शुक्ला जी, गुप्ता जी, चोपड़ा जी। प्रकाशक पसीजने की भंगिमा बनाता है। ठीक है, आप कहते हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ करके देखते हैं। कृपामयी 2 बूंद बारिश से लिखास से पीड़ित श्याम सुंदर धन्य समझते हैं खुद को। प्रकाशक लेखक की गरज को यथाशक्य भुनाता है। वह पूरी लागत लेखक से ले लेगा, तब छापेगा। फिर लेखक पर एहसान करते हुए अपने पास से छापकर लेखक को 10-15 कम्प्लीमेंट्री प्रतियां देकर रोटी तक न जुगा पाने वाले धंधे में लग जाएगा। संभावित खपत के अनुसार अतिरिक्त प्रतियां छापकर अपने कमीशनी संबंधों को भुनाते हुए सरकारी खरीद और लाइब्रेरियों में ठूंसने खपाने का व्यापार करेगा और इच्छित कमाई के साथ अपनी पूरी लागत वसूल लेगा। उधर श्लाघा पिपासु लेखक भी स्वयं अपने प्रचार प्रसार के लिए 100-150 या कुछ ज़्यादा प्रतियां वेल कैलकुलेटेड लागत पर खरीद लेगा। यहाँ भी प्रकाशक अपने लाभ के साथ मिलाकर बताए गए लागत मूल्य पर देकर एहसान जताएगा कि श्याम सुंदर जी, ये बस आपके लिए है, वरना तो हम। अब महानता बोध ढोता लेखक अपनी न भूतो न भविष्यत कृति की प्रतियां खुद बांटेगा मित्रों के बीच, पत्रिकाओं के संपादकों को, पीठ खुजाऊ समीक्षक श्याम सुंदरों को। तय है कि इसी उपक्रम में आज सुनामधन्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर आगे आकर नामवर सिंह जी की प्रतिकृतियाँ फर्टिलाइज़र के बूल पर उगाई धोई पोंछी जा रही हरी भरी दिखती ताज़ा सब्जियों की तरह
सरसब्ज होती जा रही हैं। बहरे न जानने वाले गज़ल सम्राट, अखबार लिखने वाले घसीटा मार लेखक, कथा सम्राट, मंच के अभिनेता, मूर्धन्य नाटककार, माइक पर गला फाड़ते रहते कवि जी, गीत श्री, गीत ऋषि आदि जो जैसा कच्चा पक्का माल हुआ के आधार पर घोषित किए जा रहे हैं। अनुक्रम में उस लेखक के गले में पड़े साल, माला, कर कमलों में सजा मोमेंटो जकड़ लेते हैं उसे। उसको दूर दूर तक अपना कोई सानी नहीं दिखता। फलता अधिकांश मामलों में सम्मान से फूला फूला फिरता लेखक स्वयं एक ठांव पर ठहर जाता है। नाव वहीं बांध देता है जहां पूरा गांव पूछता है। आयोजकों की टोह में रहता है। अखबार के संपादकों की आरती उतारने लग जाता है। यथासंभव संपर्क साधने में लगा रहता है। घोषित किया जा चुका महान ये जी वो जी बना लेखक सायास श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय बने रहने के उद्यम में लगा रहता है हर तरह से, केवल लेखन छोड़कर। उसने क्या लिखा है वह स्वयं नहीं पढ़ता, अलबत्ता अपना लिखा दूसरों को पढ़ पढ़कर दो दो तीन तीन बार जरूर सुनाता है, या कहिए जबरदस्ती कानों में ठूंसता है। अब दूसरा पक्ष ये कि कुछ सुधीर समीक्षक भी हैं, वास्तव में रचना को प्यार करते हैं, रचना की संवेदना को आत्मसात करते हैं, निरपेक्ष भाव से कुछ लिखते हैं। उनकी व्यवस्था ये कि सीमित समय, सीमित क्षमता, तो अपार भीड़ में से किसे चुने और फिर जिस किसी को चुन लिया और लिखने की सोची तो लिखने से पहले तलाश कर रख लें कोई मजबूत ढाल। लिखैया वीर के मन का न लिख पाने पर उसके तुरंत चलने वाले ब्रह्मास्त्र को सह सकने की कुव्वत। तिलबिलाएगा समीक्षा में किसी असहज वाली करने वाली टिप्पणी से तो लाल चींटियों की तरह बिलबिला उठेगा, भंभोर खाएगा पहला मौका मिलते ही। सो हर विज्ञ समीक्षक बेहतर समझता है देह छोड़कर जा चुकी महान विभूतियों की कृतियों पर चर्वण करना, उनके द्वारा ही लिखकर धरे गए ग्रंथों पर ही अपने ढंग से बौद्धिक विलास या ज्ञान वमन करना। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ये नयिका जाएं कहाँ? नए लोग, ये नयिका वृंद और भी ज़्यादा चंट और फरवट। नवाचार, नई कदमताल, नया पैंतरा, नया नारा दिया लेखक भाइयों, अपने ही बीच से समीक्षक प्रमोटर तैयार करो। तैयार भी हुए। कुछ ज़्यादा रचनात्मक न लिख पढ़ पाने वाले लोग परसी थाली देखकर तुरंत आगे आ गए। एक साथ एक ही लेखक की 4 या कभी कभी 10-12 कृतियाँ लोकार्पित हुई एक साथ, तो इन्हें बिना पढ़े कवर पृष्ठ देखकर भूमिका उलट पुलट कर लिख पाने का महारत ऐसों के पास ही होता है। विषय वस्तु जान लेने की दिव्य दृष्टि मिली होती है इनको। मन भावे मुड़िया हिलावे मान जाते हैं श्री जी, मूल्यवान अभिमत लिखने का पत्तुर मढ़ा आग्रह इस झाड़ चढ़ाऊ प्रशस्ति के साथ कि आप महान हैं सर जी, आप कुछ लिख देंगे तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। पुस्तक भेंट करते समय ही फेसबुक या फोटो खींच ही लेता है महान हो चुका लेखक। लब्बोलुआब ये कि सामान्य पाठक साहित्य पठन से यहाँ भी दूर। स्वयं लेखक भी अपना या केवल अपने किसी निकट के समान धर्मा का पढ़ने के अलावा साहित्य से दूर। दूरी तर्कसम्मत भी है। यदि मास्टरी प्रोफेसरी के लिए शोध और अथवा नेट जरूरी न हो तो निराला, सूर, कबीर, तुलसी में खोपड़ भंजन कौन करे, क्यों करे? यहीं पर एक और जरूरी रूप से विचारनीय बात कि शोध में क्यों कुछ विशेष गिने चुने ही विषय हैं
जिन पर हजारों हजार शोध प्रबंध उपलब्ध हैं, केवल शीर्षक में थोड़ा भिन्नार्थक हेर फेर के साथ। मेरा जवाब ये कि ये भी क्यों कर चश्मे का नंबर बढ़वाएं। निर्णायकों के लिए सुविधा, शोधकर्ता के लिए 80% रेडीमेड ठप्पा लगा, और कल तक के श्याम सुंदर कृपामयी हस्ताक्षरों संस्तुतियों के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर। प्रसंगेतर न होगा यहीं पर यह उल्लेख करना कि यदि कहीं सूर, कबीर, तुलसी, दिनकर, गुप्त, प्रसाद, रसखान, रत्नाकर, जायसी ये सब यदि विद्यालयी पाठ्यक्रमों में शामिल न होते तो इनको भी पढ़ने वाले शायद ही ढूंढे मिलते। सचमुच साहित्य की पठनीयता का संकट है, घोर संकट है। कुछ साहित्यिक और सामान्य लोगों की टिप्पणियां देकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। कानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र का कहना है कि इतनी व्यस्तता भरी रहती है जिंदगी कि इधर सोचने का समय ही नहीं मिलता। दूसरे कुछ चीज़ें इतनी कठिन लिखते हैं आपको कि समझने में ही दिक्कत ही होती है, संदर्भ ही नहीं जोड़ पाते। शिक्षित गृहिणी को तो बच्चों के कोर्स पूरा कराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, यहाँ तक कि खुद अपने लिए ही समय निकाल पाना मुश्किल होता है। कब पढ़े ये साहित्य। रिलैक्स करने का मन हुआ तो टच स्क्रीन मोबाइल या छोटे पर्दे की तिकड़ में सासें, बहुएं, बेईमान रिश्ते, बदमजा जिंदगी, और इस फ्रेम में फिट होती अपनी या किसी अपने की तस्वीर। महारत्न PSU में कार्यरत एक इंजीनियर ने बताया कि क्लासिक कृतियाँ जैसे रस्मरती या गालिब की शायरी सुलभ होने पर पढ़ लेते हैं। पुस्तकें खरीदने की अपेक्षा यूट्यूब, गूगल, ई-बुक से जुड़ना सुविधाजनक रहता है। उनका एक भाव यह भी है कि आज की उनकी पीढ़ी 25-40 आयु वर्ग के बीच की का झुकाव अंग्रेजी नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स की ओर अधिक रहता है, जिसका कारण उनकी कॉन्वेंट की शिक्षा हो सकती है। हिंदी की अपेक्षा उनको अंग्रेजी आसान लगती है। अब बच्चे क्या पढ़ें, बात बाल साहित्य की है तो अद्भुत चमत्कार हैं बाल साहित्य में। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80-90 पूरे 100, या रेदा बेदा पानी दे गुरधानी दे आदि बहुत चर्चित है, लोकरंजक भी हैं। पर इनमें कहाँ है बालक, क्या है बालक के लिए या बालक के जानिब से बालक के लिए। लाल बुझक्कड़ का बहुतायत से प्रयोग किया है तमाम बाल कविता लिखने वाले लोगों ने। मैंने कई बालकों से पूछा कि लाल बुझक्कड़ था कौन। सभी ने अनभिज्ञता प्रकट की। लंबी कविताएं या कहानियां समय और सुचिंतन की अपेक्षा रखती हैं। गंभीर संवेदनाएं और वविध भरी दीर्घसूरता में पाठक कदाचित रुक सका तो गंगा से वोल्गा तक का बहना हुआ, वरना उबाई, नींद, उकताई से इधर क्या नहीं पढ़ता कोई सामान्य पाठक। भाषा, शैली, कथ्य कुछ भी तो ऐसा हो कि पाठक को अपने पास रुकने, कुछ दूर साथ साथ चलने को कहे। हाँ, कुछ जान फूंकती हैं, कुछ क्षणिकाएँ और तात्कालिक समस्या पर टिप्पणी नुमा लघु कथाएँ। एक किस्म के पाठक वर्ग को जोड़ लेने की कला छुपी रहती है इनमें, पर उनमें भी सृजनात्मक गंभीरता का अधिकांश में अभाव है। सूचनाएं ज़्यादा होती हैं। काव्य रचनाएं पाठक द्वारा पढ़े जाने की अपेक्षा मंचों पर तालियां बटोरने के लिए ज़्यादा है। ये आज का दुर्भाग्य है। उत्साहवश जो कोई रचना कृतिकार के अति उत्साह या हठधर्मी के कारण किसी पुस्तक में बंद हो जाने की सजा पा जाती है, वह कुछ दिन भेंट में प्राप्त ढेर में, ढेर से फिर एक समय ठेले में, और ठेले से धीरे से आगे न लिखना ही मेरे हित में है। साहित्य के सुधी पाठकों को तैयार न कर पाने में सतही लघुपत्राएँ, जिनका जीवन चंदा ही होता है, को श्रेय न देना अन्याय होगा। और इससे भी आगे बढ़कर
सोने पर सुहागा जैसे होते हैं प्रणम्य, आत्मश्लाघाग्रस्त, ऐंठबाज, अपठ, अल्पपट संपादक। सोशल मीडिया का जिक्र इस संदर्भ में विस्तार से कहीं और किया जा सकता है। यहाँ तो सिर्फ इतना कि यह घर, दफ्तर, किचन, बेडरूम, बॉस का चैम्बर, पूजा घर, सब कहीं इतनी ज़्यादा पैठ बना चुका है कि हर किसी से उसकी ज़रूरी काम बंद कराकर अपने में उलझाए है, तो बेचारे साहित्य की क्या विसात। एक बात और जो इस संदर्भ में अंतिम हस्तक्षेप नहीं है वह ये कि आम आदमी के साथ अगर हम कभी यह भी सर्वेक्षण करें कि कितने स्वनामधन्य साहित्यकारों ने साहित्य पढ़ने के लिए कोई साहित्यिक कृति खरीदी या लेखकी प्रति के अलावा किस साहित्यिक पत्रिका की कोई प्रति खरीदी, तो निश्चित रूप से अधिसंख्य निराश करते मिलेंगे। कोई नहीं करता, फिर किसके लिए रोना धोना। इस सब के बावजूद मेरा मानना है कि लेखक का संवेदनशील मन अपनी बेकली, अपनी बेचैनी कागज पर लिखकर ही तो शांत कर पाएगा। तो लिखेगा और लिखता रहेगा बिना इस फिक्र के कि कौन पढ़ता है कौन नहीं। ईश्वर का वरदान है लेखन। मैं श्याम सुंदर निगम आप सबको धन्यवाद देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।